तो मेरा क्वेश्चन ये था, परमात्मा की ऐसी कौन सी अटकी थी कि उसने ज्योतिष में भविष्य लिख दिया? तो अगर ज्योतिष वास्तव में कोई साइंस है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन इतने मतलब हार्ड रहे हैं, और जब मुझे मेरे क्वेश्चनों के आंसर मिले देन आफ्टर मैं आगे बढ़ा हूं, तब मैं ज्योतिष पे बात कर रहा हूं। तो कोई ये ना समझे ज्योतिष मैंने आंख बंद करके मानना शुरू कर दिया। 9 के 9 ग्रह धर्म सिखाते हैं, जगत कल्याण सिखाते हैं। अब रेमेडीज क्या होती हैं? चींटियों को खाना खिला देना गलत रेमेडी है, कौओं को भोजन खिला देना। ऐसे कोई पोस्ट डाल दे कि गर्मी बहुत हो रखी है, अपने छतों पे पानी के वो रखो, तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन जब पंडित कहता है कि भाई ये समय आया है, कौओं के लिए थोड़ा खाना रख दो, ये तुम्हारे पितृ होते, तो बड़ा बुरा लग जाता है। गलत सिखाया क्या उसने? क्या ये सिखाया गुलेल लेके छत पे खड़े हो जाओ और जो भी कौवा देखे उसे टपकाओ, ऐसा कुछ कहा? तुम्हें तो सब अच्छी चीज सिखा रहा, गरीबों को कपड़े देना सिखा रहा, गरीबों को भोजन करना सिखा रहा, तो ये इनमें बुराई कहां से है? मुझे समझ में नहीं आता इसमें गलत क्या है भाई। किसी को भी कहीं पे भी ऐसी रेमेडी तो नहीं बताई ना नुकसान देने वाली। पेड़ों पे पानी डालो, पीपल का पेड़ लगा दो, ऐसा तो नहीं कहा था ना कि कांटे वो आओ जाके दूसरे घर के बाहर। हाय सखा, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा एस्ट्रोलॉजी पे क्वेश्चंस है कि किसी की लाइफ एकदम बर्बाद हो तो वो एस्ट्रोलॉजी से किस लिमिट तक ठीक कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी के संबंध में कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि ये मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ और वो बात समझ में आएगी। बहुत साल पहले की बात है, मेरे शहर में एक बार एक ज्योतिषी आए हुए थे। तो वो ज्योतिष किसी होटल में रुक के नहीं, जो एडवाइस करते हैं, वो ज्योतिष आए हुए थे। इत्तेफाक कि वो किसी कारण से मेरी शॉप पे कुछ खरीदने आए। तो कुछ बातें हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज्योतिष हूँ और मैं वहाँ आया हूँ, मैं कुंडली देखता हूँ, अगर आपको कुंडली दिखवानी हो तो मैं आपकी कुंडली निःशुल्क देख लूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें तो मैं वो कुंडली आपको दिखवाऊंगा, अदरवाइज आप जानते ही नहीं कुछ तो मैं क्या दिखवाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बताइए। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि परमात्मा को, परमात्मा ने तो सब जगत बनाया ना, इस पे तो ज्योतिष भी राजी होगा, इस पे तुम भी राजी हो, इस पे जो कुछ भी वो भी कहेंगे एनर्जी ने बनाया, इस पे तो राजी है ना कि किसी ने जीवन का निर्माण किया, कहीं से आया, भले ही भाव से आ गया, भले ही धीरे धीरे डेवलप होके जीवन आया, लेकिन आया ना। तो अगर ज्योतिष वास्तव में कोई साइंस है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन इतने मतलब हार्ड रहे हैं, और जब मुझे मेरे क्वेश्चनों के आंसर मिले देन आफ्टर मैं आगे बढ़ा हूं, तब मैं ज्योतिष पे बात कर रहा हूं। तो कोई ये ना समझे ज्योतिष मैंने आंख बंद करके मानना शुरू कर दिया। ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि परमात्मा की ऐसी कौन सी अटकी थी कि उसने ज्योतिष में भविष्य लिख दिया? भगवान को कौन से मूड में क्या आया उसके? एक तरफ तो दुनिया बनाई, फिर कौन से मूड में आया उसने कि ज्योतिष बना दिया? और बनाया तो फिर उसको छुपा के क्यों रखा? बनाया था तो ओपन कर देते। हर आदमी जब पैदा होता तो उसकी जिस तरीके से हाथ पाँव खाने के लिए दिए, एक पर्चा भी कहीं होता जो देख के आदमी आगे चलता रहता। तो उसकी क्या अटकी थी कि उसने ये साइंस बनाया? वो उलझ गए, बोले इसका आंसर तो नहीं जल्दी दे सकते। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उनको इसका आंसर दिया। मैंने कहा देखिए, जहाँ तक है जीवन एक रहस्य है, और ये रहस्य ही एक हमारी परीक्षा लेता है कि हमको पता भी है और हमको नहीं पता है, इसके बीच ही एक आदमी को चलना है। लेकिन कोई भी साइंस जो डेवलप हुआ, कोई भी साइंस मैं प्रूव कर सकता हूँ। आप बाहर जगत का भी कोई साइंस बता देना, मैं प्रूव कर दूंगा कि उसका अध्यात्म से लेना देना है। या तो वो आध्यात्मिक लोगों द्वारा निर्माण किया गया था, या आध्यात्मिक सोच से उसके विचार आए थे जन्मने के। तो मैंने कहा कि अध्यात्म में ऐसा होता है कि बहुत से लोग जर्नी करने चलते हैं, तो जब वो जर्नी करते हैं तो किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु उनको गाइड करता है। तो एक गुरु ज़्यादा लोगों को गाइड कर सके, इसके लिए हर गुरु के पास एक पीड़ा होती है, लेकिन टाइम लिमिट है, 50 साल 100 साल वो जिंदा रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में कितने लोगों का वो भला कर सकता है?
ऐसे में एक साइंस की ज़रूरत थी कि उसके पास लोग जो आए उनका साइको एनालिसिस वो कर सके बहुत इजी, और साइको एनालिसिस हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को गाइड करना इजी होता है। तो ज्योतिष का उपयोग है साइको एनालिसिस में। सबसे पहला उपयोग ज्योतिष का बेस है साइको एनालिसिस करना। साइको एनालिसिस जैसे हम जानते हैं किसी व्यक्ति का कि ये व्यक्ति ऐसी बात पे ऐसा रिएक्ट करेगा, दिस इज साइको एनालिसिस। भाई यही तो होता है कि आप किसी के साथ रहते हो, बहुत दिनों बाद आपको पता लगता है कि अगर हमने इससे कह दिया कि तुम टमाटर आलू की सब्जी खाओगे तो ये नाराज हो जाएगा, या किसी से कह दो कि आप पनीर खाओगे वो खुश हो जाएगा। तो आपको पता है कि उसका स्वभाव क्या है, वो रिएक्ट क्या करेगा। इसी रिएक्शन को साइको एनालिसिस कहा जाता है। ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति को देखे बगैर उसका साइको एनालिसिस किया जा सकता है। देखे बगैर, अभी हम किसी को मिले भी नहीं हैं, अगर उसकी हमारे पास कुंडली है तो साइको एनालिसिस किया जा सकता है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन में आपने पूछा कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो तो ज्योतिष से कैसी ठीक हो सकती, कितनी ठीक हो सकती। पहली बात यह है किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों है। क्वेश्चन ये है कि बर्बाद हो गई, लेकिन हम पूछते हैं क्वेश्चन ये होना चाहिए बर्बाद क्यों है। तो बर्बाद तभी तो होगी जब उसे करना चाहिए था प्रेम कर रहा है क्रोध, जहां पे करना चाहिए था समझदारी की बात वहां दिखा रहा है चिड़चिड़ापन, इन्हीं से तो उलझती है। तो ये साइको एनालिसिस इजी किया जा सकता है उस व्यक्ति का कि वो गड़बड़ें कहाँ कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर वो व्यक्ति का ये पता लग जाए कि ये गड़बड़ें क्यों कर रहा है तो आसानी से उसका इलाज कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो ज्योतिष का उपयोग साइको एनालिसिस के माध्यम से करके किसी भी व्यक्ति की जिंदगी ठीक की जा सकती है। सलाह देके, सबसे पहले सलाह देके, फिर अब दूसरी बात आती है जो एक क्वेश्चन है जो लोग पता नहीं तुम पूछोगे नहीं पूछोगे, मैं ही पूछ ले रहा। वो क्वेश्चन ये भी आता है कि ज्योतिषों की सलाह फिर केवल सलाह क्यों नहीं होती है। हाँ, कुछ ना कुछ रेमेडीज होती हैं। ये होता है ना कि ज्योतिष ऐसा नहीं करते कि वो कहें कि बेटा देखो तुम गुस्सा करते हो, गुस्सा मत करो। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम गुस्सा करते हो और गुस्सा मत करो, तुम कहोगे जी हम तो नहीं मानते, या ऐसा कहो तुम सुन तो लोगे लेकिन जब वक्त आएगा तुम गुस्सा कर जाओगे। तो अब सपोज दैट कोई गुस्सा क्यों कर रहा है, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मंगल के साथ जो है वो राहु का युति हो गई। जैसे ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है मंगल मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो कि क्रोध वाला है, उसके साथ राहु जो है वो जुड़ गया और वो गलत घर में जुड़ा हुआ है। मतलब जिस घर में राहु का मूड खराब रहता है, अब घर भी होते हैं, ज्योतिष में कहा जाता है ना घर होते हैं। अब घर छोड़ दो, कमरे समझते हो। हाँ। तुम्हारे घर में कोई एक कमरा होगा जिसमें तुम आनंदित फील करती होगी, किसी एक कमरे में चिड़चिड़ा होता है ना। होता है। अब यही अगर ग्रह भी कर रहे हैं कि किसी घर में वो खुश हो रहे हो, किसी घर में ना खुश, तो वो यही तो है। यहीं से पता लगता है कि कोई ग्रह अगर गलत तरीके से किसी कमरे में है और वहां पे मंगल भी है, राहु के साथ मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी हो जाएगा। वो क्रोध करेगा, वो हत्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपराधी होगा, निश्चित उसके हाथ से जो है हत्याएं हो जाएंगी, ये निश्चित है। और ऐसा बहुत कुंडलियों में पाया गया। अब इस व्यक्ति को रेमेडी बतानी, फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉट श्योर इसलिए कह रहा हूं कहीं पता लगा कोई दिखाए कि हमारे में मंगल और गड़बड़ और हमने जो रेमेडी बोली वो यूज करने लगा, तो हम इसलिए बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कॉम्बो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को क्रोध आता है एनर्जी के कारण, उसको कहा जाए कि तुम चांदी का छल्ला पहन लो अंगूठे में। अब बोले अंगूठे में छल्ला पहनने को क्यों कहा गया? जब वो अंगूठे में छल्ला पहनेगा, ये थंब भी तो है ताकत का, क्रोध का। आप किसी आदमी का अंगूठा काट दो, उसकी तो आपने ताकत खत्म कर दी, क्योंकि यही मुट्ठी बनाता है, वरना तो उंगलियां हैं। मुट्ठी तो यही बनाता है ना, जब तक तुम्हारी 4 उंगलियों पे इसका कंट्रोल ना हो मुट्ठी नहीं बनती। कहने को ये हाथ है ना, एक बॉक्सर ऐसे करके जब करता है तो ये पंच बनता है। और बॉक्सर से कहा जाए तो उंगलियों से लड़ो, तो वो उतनी तीव्रता से नहीं लड़ सकता जितनी तीव्रता से पंच से लड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज सपोज दैट किसी की क्रोध का कारक है, तो इस पे जब छल्ला डाला जाएगा, पहली बात ये है
कि और किसी उंगली में छल्ला पड़ा तो इतना परेशान नहीं करता जितना इस उंगली में छल्ला पहनने से परेशानी होती। मैंने तो पहन के भी देखा, जब इस उंगली में छल्ला पहना जाता है तो बहुत इरिटेशन होती। लेकिन जैसे ही वो इरिटेशन होती है और तुम छल्ले पे हाथ लगाते हो कि निकालें, तुम्हें याद आता है यार क्रोध खत्म करने के लिए हमने इसको पहना है। तो एक तो तुम्हें छल्ला इरिटेट कर रहा और उसे तुम निकालने के वक्त सोच रहे हो कि अरे नहीं यार इसको रोक दें। तो धीरे धीरे तुम सोच के देखो कि तुम एक अभ्यास कर रहे हो क्रोध पे नियंत्रण का। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? याद आ रहा है बार बार। मतलब एक नहीं अभ्यास कर रहे हो, क्रोध पे नियंत्रण का लगातार अभ्यास है। तो इस अभ्यास से ज्यादा फायदा होगा या मैं तुमसे कह दूं क्रोध ना करना, इससे ज्यादा फायदा होगा? अभ्यास से ज्यादा फायदा होगा। तो ये रेमेडी में क्या बुरा है? कुछ नहीं भाई, अगर कोई रेमेडी बताई जा रही तो उसके पीछे बहुत सारे विज्ञान हैं। लेकिन अगर किसी को ये पूरा विज्ञान खोल दो, जैसे सपोज दैट मैंने खोल दिया, जैसे मैं कह रहा हूं कि चलो वो चिड़चिड़ापन आता है ये, अब कोई कहेगा अच्छा यही तो विज्ञान है, तो हम जब चिड़चिड़ापन आएगा तब अपने को कंट्रोल करेंगे। देखो वो बहाना मार रहा, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति है, फिर राहु की युति है, वो बहाना मारेगा, वो उसको करना नहीं चाहेगा। इसीलिए बहुत से लोग होते हैं जिन्हें रेमेडी बताई तो जाती है लेकिन वो रेमेडी करते नहीं, वो बहाना मार जाते हैं। उनके पास उसके संबंध में मतलब वो घेर घार के ऐसी बातें करेंगे कि फिर ना करें। इसीलिए ज्योतिष कहते हैं उपाय करो, उसके लॉजिक नहीं देते। अब मैं लॉजिक क्यों दे रहा हूं? तो मैं एक लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक तो मतलब रेमेडी तो 1 लाख है, तो एक का लॉजिक थोड़ा समझाया फॉर एग्जाम्पल, और बाकियों को नहीं समझा रहा हूं कि वो सीधी ही कही जाएंगी। मानो और उसके असर देखो। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन वो ज्योतिष जो रेमेडीज बताते हैं उस रेमेडीज को भी इम्प्लीमेंट उसी भावदशा से किया जाना चाहिए जिस भावदशा से जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बोला था कि अगर जो लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हैं वो अपनी कुंडली दें और मैं उन्हें कुछ रागा कुछ नग ऐसे बताऊंगा जिसे पहन के वो बर्बाद हो जाएंगे। उसमें बहुत लोगों का एक कमेंट्स आया कि आप आबाद कर दो। अब देखो, जिन्होंने ये कहा कि ज्योतिष अगर सब कुछ है तो आबाद करके दिखाए, ये ज्योतिष पे परिहास कर रहे हैं। जो परिहास कर रहे हैं वो रेमेडी को उतनी शिद्दत से लागू करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं बर्बाद कर दूंगा, तो जो लोग ये कहेंगे अच्छा बर्बाद करके दिखाओ, तो वो मेरी रेमेडी को गुस्से में पालन करेंगे और मेरी रेमेडी को गुस्से से वो ऊर्जा मिलेगी कि वो बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बात समझो, आप उस पे एनर्जी क्या दे रहे हो? आप पेड़ में, उन्होंने कहा कि पेड़ में पानी डालो तो इससे पेड़ डेवलप होगा। आपने कहा पानी, पानी मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब तो तेजाब भी होता है, मैं तेजाब डाल देती हूं। अब तुमने डाला तो लिक्विड, लेकिन लिक्विड तेजाब है, वो तेजाब से जल जाएगा। तो सही बात तो ये है कि अच्छे होने के लिए जो रेमेडी चाहिए उस रेमेडी को सही ढंग से डेवलप होने के लिए आपकी श्रद्धा भी चाहिए। और जिनमें श्रद्धा होती है ना, वो ये नहीं कहते करके दिखाओ, वो ये कहते हैं बताइए हम वो करेंगे। और जो ये कहते हैं करके दिखाओ, वो पहले ही बोल रहे हैं कि वो शिद्दत से नहीं करेंगे। जो शिद्दत से करेंगे नहीं तो रिजल्ट की चिंता क्यों करते हैं? तुम सही से पढ़ो नहीं तो क्या 100% रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। मतलब पढ़ाई में 100% चाहिए और ज्योतिष में लफाजी। ज्योतिष में ये कि आपने उंगली में बस छल्ला पहन लिया यही काफी है, गुस्सा आएगा उसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे। भाई हर चीज का एक तरीका है। तो आपने पूछा किसी को ठीक किया जा सकता है? हाँ, ठीक किया जा सकता है। रेमेडीज यूज करनी पड़ेगी, पूरी श्रद्धा के साथ यूज करनी पड़ेगी। जो बताया गया उसमें श्रद्धा होगी तो रिजल्ट आएंगे। श्रद्धा के नाम पे अगर तुम पानी की जगह जहर डालोगे तो नहीं रिजल्ट आएंगे। पेड़ में जड़ में तेजाब डालोगे तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो अपने पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे फॉलो करें। बिल्कुल, सबसे पहले इसीलिए भाई देखो इसकी भी रेमेडी है। गुरुओं के पास जाओ, पहले पैर छुओ, है ना,
अभी तुम वीडियो बोलने से पहले सखा का नाम तो ले लो, इतना भी तो ज़रूरी है। रिस्पेक्ट क्यों? पंडित जी, ओए पंडित क्यों नहीं बोलते, पंडित जी क्यों बोलते हैं? ये रेमेडीज हैं। पंडित को पंडित जी बोलना रेमेडी है, पंडित के पैर छूना रेमेडी है, मंदिर से बाहर चप्पलें उतारना रेमेडी है। ये रेमेडीज तुम्हें पहले इस योग्य बनाएंगे कि और जो रेमेडीज दी जा रही हैं तुम उनको इंप्लीमेंट कर सको। तो रेमेडीज से पहले भी रेमेडीज होती हैं। हाँ, आगे। बहुत लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी पर प्रेडिक्शंस करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, तो वो एक्यूरेट नहीं होता। मतलब तो बहुत लोग का इस वजह से भी एस्ट्रोलॉजी पर से बिलीव हट जाता है कि हम तो जो दिखाते हैं कुछ होता ही नहीं है। तो फिर बिलीव कैसे करें? देखो, पहली बात यह है कि बिलीव के 3 तल हैं। पहला बिलीव का तल है कि आपके हार्ट से आए, आपके अंदर से आता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, आपके अंदर इंट्यूशन आ गया कि काम बनेगा इससे। वो पहला बिलीव है जो आपके अंदर से आता है। दूसरा बिलीव आपका वो होता है जो लॉजिक से आता है। आपने किसी का लॉजिक सुना, लॉजिक मैच कर रहा है बाहर से, आपने कहा ओके बिलीव। ए से एप्पल सबको बिलीव है, हाँ। है ना? लेकिन ए से अभी और कुछ बोल दो तो कुछ लोगों को झंझट होने लगेगा। ए फॉर एप्पल निकलेगा, ए फॉर एलिफेंट निकलेगा, यही चलेगा। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो बाहर का हिप्नोटिज्म होता है जिसे कोई व्यक्ति यूज करके किसी को बिलीव दिला सकता है। तीसरा जो होता है बिलीव, ये होता है कि आपने किया और उसके कोई वही रिजल्ट आए जैसे कि आपने कहे थे, वो तीसरा बिलीफ सिस्टम। ठीक है? मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जिन लोगों को यह है कि बिलीव हम तब करेंगे जब कुछ हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो पहले तल के बिलीव से आए ही नहीं। मतलब उन्होंने पहली रेमेडी कोई फॉलो नहीं किया जो हार्ट से आनी चाहिए। तो जब वो हार्ट से नहीं आई रेमेडी, आपने फॉलो वैसी नहीं की, तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। क्योंकि रिजल्ट डिपेंड ही करते हैं उस चीज के ऊपर जो फुलफिल की गई, पूरे तरीके से की गई, रिजल्ट उस पर डिपेंड करेंगे। अब इसमें तीर या तुक्का होता है कि आप तभी बिलीव करेंगे जब कुछ हो जाए। तो ऐसे में भी ज्योतिष का एक विज्ञान है जो तुक्के पे चल रहा है। बहुत से लोग, उन्होंने कहा 10 लोगों को बता दी एक रेमेडी, उन्हें एक पे फॉलो करके वो 10 को फिर पकड़ लाता है। ये एक तो ये चल रहा है। इसमें आप कहते हो कि उनकी मानी थी तो फायदा हो गया था, उनकी मानी थी तो नहीं हुआ। ये तीर और तुक्का वाला काम है। ये इससे ज्योतिष का लेना देना नहीं है। ज्योतिष का लेना सबसे पहले उस पहली चीज से। दूसरे लेवल पे जो लोग ज्योतिष की अच्छी बातें करके और लोगों को अट्रैक्ट करके कि उन्होंने कहा, उन्होंने पहले कुछ सुन रखा था, मेरी बात सुनी, अट्रैक्ट हो गए, आ गए, इनके भी संभावना है कि 50% ही ऐसे लोग, 10 में से 5 का काम बनेगा और 5 का नहीं बनेगा। ये भी पक्का है। क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम में हिप्नोटिज्म का भी बड़ा रोल है और सेल्फ हिप्नोटिज्म का बड़ा रोल है। अगर आप अंदर से मानते हो कि यहाँ हमें कुछ करने से फायदा होगा तो फिर वो चीज काम करती है। लेकिन आप अंदर से संदेह से हो तो फिर उसमें गड़बड़ हो गई, मुश्किल है फिर काम होना। तो इसलिए बात ये नहीं है कि किन लोगों की ऊपर काम करता है, बात ये है कि काम कैसे करता है। तो मैं ये बता रहा हूं, जैसे कहा जाता है धर्मों में एक भक्त है, भक्ति योग होता है ना, भक्ति योग, तो भक्ति योग जिनका है उनको तो 100% काम करता है। वो तो भगवान की मर्जी, भगवान ने जो कह दिया हमें कर लेना है। ऐसे लोग खुश रहते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में खुश लोग रहते हैं वो जो भक्त होते हैं। तो एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है। ज्ञान योग वाले कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं। ज्ञान योग का यही चलता है। फिर एक कर्म योग है। कर्म योग यही है कि रिजल्ट आ गया तो खुश, नहीं तो दुख। और कर्म के रिजल्ट तो कुछ भी आ सकते हैं क्योंकि कर्मों में तो और भी शामिल हो गए। हाँ। इसीलिए 3 प्रकार के योग हैं। यही 3 प्रकार के योग इसमें भी होते हैं। आप किसी के पास झुक के आंख बंद करके किसी की रेमेडी माने, ये कला कम लोगों में ही पाई जाती है। और जिन लोगों में ये कला होती है
उनके लिए ही काम आती है। अब कई लोग ये भी देखो, अब यहाँ पे बुद्धिमान आदमी एक तर्क लगाएगा, ज्ञानी कहेगा फिर जिन लोगों के पास ये कला है उनको किसी के पास जाने की जरूरत क्या? नहीं। जिन लोगों के पास झुकने की कला है उन्हें एक ऐसा मूर्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा भगवान चाहिए जिसके प्रति वो झुक सके। जिन्हें फूल चढ़ाना है उन्हें एक मूर्ति चाहिए। हमें बात समझ रहे हो? तो उनके लिए एक व्यक्ति होता है जो काम करता है। ये वाली बात आप सही बोल रहे हैं। मेरे बड़े वाले मामा हैं, उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि इस साल आपको जेल जाना पड़ सकता है। उनको रेमेडी बताई थी, उनने बहुत श्रद्धा से रेमेडी फॉलो की मार्च तक। फिर मार्च में उनको कुछ लोगों ने बोला एस्ट्रोलॉजी हो जाए, कुछ नहीं होता और फंसते हैं ये वो। तो जो रेमेडी उन्होंने की थी वो मतलब एक बेल का पेड़ लगाना था घर के बाहर, उनने उसको फेंक दिया निकाल के, और अप्रैल में उनको जेल भी हो गई। अब देखो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चे अनुभव, जिसके मतलब प्रमाण मौजूद हैं इस समय। मैं वही अनुभव बताऊंगा जिसके प्रमाण मौजूद हैं। प्रमाण मतलब वो लोग जो इसके गवाह हैं। सबसे पहला एक प्रमाण है मेरी खुद की लाइफ का। मैंने कहा था कि मेरी लाइफ में बहुत छोटे पे एक ज्योतिष ने ही बता दिया था। मेरे पिता, हमारे दोस्त था उसके पिता थे, उन्होंने बहुत छोटे पे ही बता दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी इस उम्र में, जब तुम 39 के होगे तब तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी और वही लड़की तुम्हारे काम को आगे बढ़ाएगी। और ये हुआ, एज इट इज़ हुआ। दिव्या आई और दिव्या के आने के बाद काम हुआ। अब ज्योतिष में मेरी कुंडली दिखवा लो और मेरी कुंडली में तुम्हें पता लग जाएगा। 4 चीजें होती हैं, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष होता है ना। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। मेरे धर्म वाले में वो ग्रह हैं जिनसे धार्मिक होता है व्यक्ति, तो मैं धार्मिक हूँ। काम मतलब कामना, काम का मतलब सेक्स नहीं होता, काम का मतलब कर्म, काम का मतलब कामनाएं होती हैं। तो कामना के लिए भी मेरे वो ग्रह हैं जो मेरी हर कामना पूरी करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत बार गिर गिर के भी उठ जाता हूँ और मैं जो करना चाहता हूँ उसे कर ही लेता हूँ अपने तरीके से। तो मेरी कामना का फैक्टर भी पूरा है। अब मेरा एक फैक्टर है जिसमें मोक्ष वाला, मोक्ष वाले में भी वो ग्रह हैं कि मुझे मोक्ष की चिंता नहीं। मैं खूब बकवास कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मोक्ष के प्रति मैं कभी संदेह से नहीं भरा। मुझे कोई घबरा नहीं सकता कि मुझे देखे कि मैं कभी इतने लोग मेरे साथ बच्चे रहते हैं, कभी कहते हैं कि स्वामी जी बड़े हमने देखा घबरा के बैठ गए और वो ध्यान करने लगे। मैं नहीं करता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है अल्टीमेट गोल जो हमारा फिक्स है। लेकिन एक फैक्टर है अर्थ। अर्थ के फैक्टर में मैं जीरो, मेरे कोई ग्रह नहीं। अब गजब की बात है, लोग कहेंगे अर्थ के फैक्टर में कुछ भी नहीं है और आप इतना अर्थ यूज कर रहे हो और अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हो, और अर्थ के फैक्टर में कुछ नहीं। तो अर्थ के फैक्टर में मेरे नहीं है, लेकिन अर्थ के फैक्टर में दिव्या के है। दिव्या का अर्थ फैक्टर मुझसे जुड़ गया क्योंकि उसका डिवोशन ने मेरे इस खाने को भर दिया। अब दिव्या डिवोटी हुई तो दिव्या का जो अर्थ फैक्टर है दिव्या की कुंडली में है कि दिव्या का अर्थ फैक्टर गुरु के प्रति समर्पित है। ये बात समझे? और गुरु की बड़ी परिभाषाएं हैं। गुरु पिता को भी कहा जाता है, गुरु पति को भी कहा जाता है, गुरु प्रेमी को भी कहा जाता है, गुरु उससे भी कहा जाता है जिससे सीख रहे, और गुरु बच्चे को भी कहा जाता है। इतने फैक्टर्स हैं गुरु के। तो दिव्या का जो पूरा है वो डिवोशन है मेरे प्रति, और इसीलिए दिव्या जब से आई मेरा अर्थ का फैक्टर भर गया। ये जो मुझे जानते हैं उसके प्रमाण हैं लोगों के पास कि दिव्या के आने से पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। बचपन में मैं अपने जीता रहा, वो परिवार में जिया, उसके बाद मैं कभी अर्थ मेरे पास नहीं हुआ, लेकिन दिव्या से अर्थ भरा। ये प्रमाण है। इसके लिए मेरा एक दोस्त है बॉबी, मैं कहूँगा उससे अगर वो ये वीडियो देखे तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दे कि वो इसका प्रमाण है कि नहीं है, या किसी दिन वो आएगा तो उसका वो वीडियो छोटा क्लिप लेके हम डाल देंगे। ठीक। एक और अभी हम बहुत अजीब सी कुंडली का एक मिसाल दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कुंडली की मिसाल। एक महिला हैं, उनका इस समय इलाज चल रहा उनके बेटे का। मैं पूरा उनका अभी नहीं बताऊंगा, अगर उनकी अनुमति मिली तो बाद में हम पूरा उनका नाम वगैरह भी कहो
तो वो नंबर भी दे देंगे जिससे वो पता कर सकते हैं। उनके बेटे को कोई समस्या ऐसी थी जिसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो आउट ऑफ कंट्री है, मतलब इंडिया की नहीं है, बाहर की है। उन्होंने जब संपर्क किया तो उसकी कुंडली देखी, तो उसकी कुंडली से ये पता लगा, अब देखो कुंडली से ये भी पता लगता है, कुंडली से ये पता लगा कि इसकी, ये लड़के की ये जो दिक्कत है वो इसलिए है कि इसके माता पिता ने किसी को रिलेटिव में ऐसी दिक्कत थी तो उनका एक तरीके से मजाक उड़ाया था। आप सोचो, किसी की कुंडली में ये निकले जिसको हमने देखा नहीं, ना हमने उस लड़के को देखा ना उसकी मदर को देखा, लेकिन उसकी कुंडली बता रही है कि उसको ये बीमारी इसलिए है कि उसकी मदर ने ऐसा ऐसा किया, मदर फादर ने ऐसा किया था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ उनके रिलेशन में ऐसा थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब उनके लिए रेमेडी थी, वो उनको रेमेडी बताई, साथ साथ थेरेपी। आपको मालूम है कि उन्होंने वो रेमेडी की और उस रेमेडी करने के बाद उनका बेटा एक समय बाद ठीक हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि उनका बेटा एक खतरनाक तरीके का ड्रग ले रहा था और वो पूरा उस ड्रग ऐसा जा चुका था कि किसी की सुनता भी नहीं था, माँ बाप के साथ रहता भी नहीं था, 100-200 किलोमीटर दूर अपना घर उसने लेके अलग पड़ा रहता था। लेकिन उसकी माँ ने वो रेमेडी बहुत शिद्दत से की, और वो शिद्दत से की और उसके रिजल्ट्स आए। अब देखो किसी को कैसे लगेगा कि हम लोग केस की स्टडी कैसे कर रहे हैं, हम लोग केस की स्टडी जब पूछते हैं, लोग कहते हैं कि फ़ोन करते हैं, सीधे बोलते हैं कि हमें कैंसर हुआ, ठीक कर देंगे। ऐसे नहीं होता है, हम लोग ये देखेंगे कि रीजंस क्या हैं, कैसे होगा। तो इसीलिए किसी किसी केस में हम लोग रेमेडीज़ भी बताते हैं। अब होता क्या कि कई लोग रेमेडीज़ फॉलो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं थेरेपी तक तो ठीक है, रेमेडीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो काम नहीं बनता। कुछ केस हमारे यहाँ ऐसे भी आए जो रेमेडी नहीं फॉलो करते, उन्हें बताएं, वो कहते हैं वो थेरेपी दे दो काफ़ी है। ये वही बात है कि ज्ञानी वाले हैं, तो केवल वो काम नहीं करेगी, रेमेडी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ जैसे आपके आधार कार्ड में है और आप वही मानते आ रहे हो, तो आपकी लाइफ उससे भी इफ़ेक्ट होती है। तो कुंडली भी क्या उस डेट ऑफ बर्थ से अगर हम बना दें तो वैसे ही प्लैनेट्स हमारे पे इफ़ेक्ट करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि इस पे बहुत मतलब एक तरीके के तर्क किए गए हैं। मैं तर्क बता देता हूँ। किसी व्यक्ति ने ऐसा तर्क किया, उसने कहा असली कुंडली तो वो होती है जब बच्चा माँ के पेट में आता है। और ये आज से ये तर्क नहीं है, ये ज्योतिष कोई अभी का विज्ञान नहीं है, कल परसों में 400-500 साल पहले पैदा हुआ। जब महात्मा बुद्ध थे उनके संबंध में भी ज्योतिषों ने बोला था, जब कृष्ण पैदा हुए थे उनके संबंध में ज्योतिषों ने बोला था। ज्योतिष हमेशा थे, इवन कि हर जगह ज्योतिषों का उल्लेख मिलेगा। किसी भी शास्त्र में उठा के देख लो, ज्योतिषों का उल्लेख है। कृष्ण मूर्ति के लिए भी ज्योतिषों ने बोला था। अब देखो बात ऐसी आती है कि अपने अपने तर्क के तहत ये आया कि माँ के पेट में जब होता है, तब जब बच्चा प्रवेश करता है उस वक्त, अब वो वक्त कैसे पता लगे? अब वो वक्त पता लगने के लिए तो मतलब जब दो लोग संभोग क्रिया में रत हैं तो उस समय ऑर्गेज्म हो, उसका टाइम लिखा जाए। अब ऑर्गेज्म में भी हर ऑर्गेज्म से तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चा कंसीव हो रहा। तो पहले क्या किया गया, चाइना में इसका प्रयोग हुआ। चाइना में राजा लोग होते थे, उनकी बहुत रानियां होती थी, तो वो ऐसा करते थे कि एक रानी के पास गए तो बाहर एक आदमी बैठाला जाता था, वो रानी के साथ संभोग करते दौरान ऐसे उल्लेख हैं कि वो जिस समय स्खलित होते थे हल्के से धागा खींच देते थे जिससे घंटी बज जाती थी, और बाहर बैठा ज्योतिष वो टाइम नोट कर लेता था। और अगर फिर वो रानी से मीट नहीं करते थे। अब ये इस तरीके से उल्लेख हैं कि चीन में ऐसा किया गया। अब मेरा यहाँ पे तो अब अपने अपने संदेह हैं, मेरे भी संदेह हैं। मेरे संदेह ये हैं 200-300 साल पहले तक तो पता ही नहीं था कि बच्चे इससे पैदा होते हैं। भाई 100-200 साल पहले ही पता लगा कि बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं। पहले तो सब भगवान का आशीर्वाद होते थे। तो माँ के पेट में आता है, इसका टाइम कौन बताएगा?
दूसरी चीज ये, माँ के पेट में आने से पहले भी तो बच्चा वीर रूप में पुरुष के अंदर होता है। अब उसके अंदर कितने समय से रह रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? तो जिस चीज का प्रमाण है, सबसे साक्षात प्रमाण है जिस वक्त वो बच्चा यहाँ आया, उसका प्रमाण है, उसकी माँ उसका प्रमाण है। और फिर क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे मतलब प्रयोग करके देखे गए कि जिस समय बच्चा बाहर आता है उस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या है, तो उसके ऊपर वो प्रिंट हो जाता है। मतलब सारे ग्रहों के उस समय ऐसा समझो कि एक्टिवेट हो गए। जैसे तुम एक लड़की बने घूम रहे, कोई एक लड़की घूम रही, कोई एक लड़का घूम रहा, ये दोनों लोग कल तक लड़की लड़का थे, लेकिन फिर एक मंडप में बैठा ले जाते हैं और पंडित पूरे 7 फेरे पढ़ता है, और 7 फेरे पढ़ते ही ये लड़का जो है वो पति हो जाता है और लड़की जो है पत्नी हो जाती होती है। उससे पहले क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने वो चीज़ एक्टिवेट नहीं हुई थी। तो बच्चा जो योग्यता लेके पैदा होता है, उस योग्यता के हिसाब से वो जन्म भी उस वक्त लेता है जिस जन्म में उसकी वो योग्यताएं एक्टिवेट हो जाएं। इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ होती है कि आजकल एक जो नई पद्धति के तहत जैसे ऑपरेशन होने लगा ये वो, इसमें थोड़ी संभावना रहती है कि ये गड़बड़ है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे की उसमें मर्जी ना हो पैदा होने की और ज़बरदस्ती एक डॉक्टर उसको ऑपरेट कर दे कि कुछ पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे संभावना थोड़ी गड़बड़ें शुरू हो गई। लेकिन वास्तव में कि जो व्यक्ति अपने समय से पैदा हुआ है उस पे उस समय की चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं और वहाँ से निकाला जा सकता है कि इस व्यक्ति की क्या चीज़ थी। और केवल ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आप इतनी सी बात समझो कि केवल कुंडली से आदमी के शरीर की कदकाठी भी बताती है कि इस पे कौन कौन से ग्रह एक्टिव हैं, इसके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं। आदमी का खान पान बताता है कि उसके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। आदमी की अब तो यहाँ तक भी कुंडलियाँ हैं कि परछाई देख के बताते हैं लोग, पूरे दिन अपने साथ रखते हैं और सुबह से शाम तक की सारी परछाइयों का प्रिंट लेते हैं और उससे पता लगता है कि ये व्यक्ति का क्या है। पैरों के मतलब जो है रेखाएं देख के भी बताया जाता है, हाथों की रेखाएं देख के भी बताया जाता है। तो ज्योतिष में बहुत ढंग है। तो अगर आप कुंडली बनवा रहे हो तो कुंडली का ढंग जो है वो सबसे अच्छा ढंग है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन फिर कुंडलियां बहुत तरीके की होती हैं, उसमें एक प्रश्न कुंडली होती है। अब प्रश्न कुंडली ये होती है कि जिस समय प्रश्न पैदा हुआ, उन्होंने कहा आपके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप पूछ रहे हो उस वक्त का टाइम देखा जाएगा कि इस टाइम पे आपने पूछा गया, तो वो भाव कुंडलियां होती। अब लेकिन हर व्यक्ति हर कुंडली में ऊंचा नहीं होता। जैसे भाव कुंडलियां वही व्यक्ति अच्छा बना सकता है जिसने किसी तरीके की सिद्धि कर रखी, जिसने किसी तरीके के ऐसी सिद्धि या देवताओं की सिद्धि ऐसी है या उसकी प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वो भाव से पता लगा सकता है। ऐसे हर एक नहीं कर सकता। कहीं मेरी बात सुन के हर व्यक्ति भाव कुंडली पूछने लग जाए, हर एक संभव नहीं। कुंडलियां जो हैं देखने की कलाएं होती। बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से जो है कुंडलियों के विज्ञान खोजे। कुंडलियों के विज्ञान भी कोई एक ही ने नहीं। भृग ऋषि भी थे, नारद मुनि भी थे। मतलब कुंडलियां तो बहुत लोगों ने, मतलब कुंडलियों का विज्ञान भी तो बहुत लोगों ने खोजा। एक ही समय में जब एक दवाई की खोज होती है उसी समय बहुत लोग खोज रहे होते हैं। तो इसी से सिद्ध होता है कि कुंडलियों का विज्ञान जो है वो बहुत जटिल है और इसको अगर समझना हो तो एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर मेरी बात में सब आ जाएगा निकल के। 3 कलर होते हैं, 3 कलर से 3 लाख कलर भी बनते हैं, 3 करोड़ कलर भी बन सकते हैं। 3 ही कलर तो है ना। अब 3 कलर से एक मशीन बना ली गई है ऐसी कि जिसमें वो 3 ही कलर हैं, लेकिन वो मशीन में आप जिस नंबर का आप रंग चाहोगे वो बना के निकाल के दे देती। ठीक है। तो यानी कि जिसने कुंडली का वो शास्त्र बनाया है उस शास्त्र में सारे कलर का ज्ञान है, लेकिन वो जो रखता है उसको वो नॉलेज है कि नहीं ये पक्का नहीं है। जैसे तुम्हारे पास वो मशीन हो सकती जो कलर बनाए, लेकिन मैं तुमसे जाके कहूँ कि मुझे ये कलर तुम बना के निकाल दो, अब तुम कहोगे हमें तो नहीं आता, हम तो मशीन से निकालेंगे,
तो हम कहेंगे नहीं, कैसे तुम रंग बेचने वाले हो कि तुम्हें रंग बेचना आता है, कलर बनाना नहीं आता। तो वो कहेगा नहीं भाई, हम रंग नहीं बना सकते, हम तो इससे बना सकते हैं। और इसके लिए हमें एक खास कोड चाहिए। शेड है, शेड का कोड है, हम कोड डालेंगे तो होगा। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी वास्तविक डाल दोगे, कुंडली का वास्तविक आप अपना टाइम बताओगे, सब बनाओगे, तो वो कलर निकलेगा। अब आपने कहा कि हम तो, मेरे मूड में आया कि अमिताभ बच्चन की कुंडली किस दिन अच्छी थी, तो मैं अपनी कुंडली वही बनवा लेता हूँ। इससे ये तो बेकार की बात हो गई। जैसे कि एक चुटकुला है बहुत अच्छा सा, कि एक ने एक मशीन बनाई, वो मशीन बनाई कि झूठ पकड़ने वाली, है ना, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है। तो अब वो मशीन जब बनी, तो उस मशीन को बनाते वक्त जिसने वो मशीन बनाई थी, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। जब बच्चा दौड़ता हुआ आया तो वहां जो व्यक्ति बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा ये कौन, तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा, और वो मर गए, क्योंकि वो बेटा उनका था ही नहीं। आई बात समझ में? ये चुटकुला बड़ा हो गया। बात ऐसी है, अमिताभ बच्चन की कुंडली बना के तुम अगर जाओगे कि ये कुंडली दिखाओ, तो वो कहेंगे कि उसको बुलाओ जिसकी कुंडली है, तुम्हारी तो लग नहीं रही, तुम तो अमिताभ बच्चन लग नहीं रहे। तो बात ये है कि उस शास्त्र में उसको पता है कि तुमने कौन सा नंबर डाला है, तो मैं उस कलर को तुम्हें बना के दूं। बात समझ रहे हो? तो इसलिए झूठी कुंडली बना देने से, झूठा टाइम बता देने से तुम सच्चे नहीं हो जाओगे, तुम झूठे ही रहोगे। हाँ, उस टाइम पे जो व्यक्ति होना चाहिए उसका बता दिया जाएगा। ये है। यही वाला मतलब एस्ट्रोलॉजी किसी किसी का एडिक्शन बन जाता है कि वो सुबह उठेगा, कहीं जाएगा तो मुहूर्त देखेगा, टाइम देखेगा, कोई कार्य करेगा तो उसके लिए कोई मुहूर्त देखेगा, टाइम देखेगा, वो एकदम पूरे दिन उसको फॉलो करता रहता है। तो ये कितना सही है कि एडिक्शन कैसे बन देखो, ये गलत है। पहली बात तो ये है कि ज्योतिष कुछ भी बताएं, उसका रिजल्ट तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में मिलेगा तुम्हारे कर्मों के आधार पर। तुमने कितने कर्म किए उसके हिसाब से ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर तुम कर्म छोड़ के कर्म कांड पे लग जाओ, तब गलत हो जाती हैं चीजें। मेरा मानना है ज्योतिष का उपयोग हो सकता है, लेकिन ज्योतिष सब कुछ नहीं कर सकता। ज्योतिष मतलब आपको अपने कर्म करते रहो, ज्योतिष का उपयोग लो। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई मैं जो हूँ, आज के दिन मेरा मूड कैसा रहेगा। उन्होंने कहा आज के दिन आप थोड़ा क्रोध में रहोगे, तो आप अपने ऑफिस जाना थोड़ा संभाल लेना। तब रेमेडी ये है कि आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी लोगों से कम्युनिकेशन के लिए। तो पहले के जो राजा होते थे, राजा सब क्रोधी होते हैं, मालूम है? सारे राजा क्रोधी होते हैं, क्योंकि राजाओं का जो ग्रह होता है सूर्य होता है, और सूर्य जो है वो नियमों पे बना होता है। और सूर्य खुद तो नियम पालन करता है, लेकिन सबको नियम पालन वो करवा नहीं सकता। और जो नियम पालन नहीं करता उस पर सूर्य को गुस्सा आ जाती, या मान लो उसको लगता है कि इसके साथ कैसे बनेगा, लेकिन काम तो करवाना है, काम तो मजदूरों से करवाना है, मजदूर तो नियम के पक्के नहीं है। तो ऐसे में हर राजा को सलाह दी जाती थी कि मंत्री रखो, असिस्टेंट, क्योंकि राजा को अगर असिस्टेंट नहीं रखेगा तो मजदूरों से ही लड़ता रहेगा। क्लियर? तो इसलिए जो है रेमेडीज हैं सहयोगी, लेकिन सबसे जरूरी है कर्म। आप जो भी काम करते हो, आपकी कुंडली के अनुसार पता लग सकता है कि आप जो काम करते हो वो ठीक है कि नहीं। आप उस काम को लगातार करो, रेमेडी के रूप में जो चीजें यूज करो, वो सिर्फ बहुत थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करो। अब जैसे कि नींबू और वो टांग लो, तो उससे नजर नहीं लगेगी, चलो ये रेमेडी हो सकती है, लेकिन उससे ग्राहक अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अब कई लोग रेमेडी कर रहे हैं, नजर ना लगे
तो नजर ना लगने पे उनकी सोच कम है, रेमेडी पे ये सोच ज्यादा, इससे फायदा ज्यादा होगा। वो नजर ना लगने की रेमेडी है, फायदे की रेमेडी नहीं है। प्लैनेट्स और ग्रहों में क्या संबंध है? और बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लैनेट्स ग्रहों को ठीक करके चक्रों को भी ठीक किया जा सकता है, और चक्रों को ठीक करके ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखो, जब ज्योतिष कहते हैं ग्रह, अब देखो ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है, हो सकता है किसी ज्योतिष की ना हो, कल को वो ज्योतिष मुझ पे आरोप लगाने लगे, वो उसकी समझ है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ लोगों को, और मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ये पहले बता दूं कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। मैंने ज्योतिष के विज्ञान को समझा है। ज्योतिष, मेरे संग में कोई और लोग हैं जो इसको देखते हैं, इस पार्ट को, लेकिन मैं उनके संग में काफी कुछ समझ गया हूँ, इसकी बेसिक चीजें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो बात यह है कि ज्योतिष में मेरे अनुसार, फिर कह दूं मेरे अनुसार, ज्योतिष में जब मैं कहता हूं ग्रह, तो मैं ग्रह बोल रहा हूं, प्लैनेट नहीं बोल रहा। ये जो सूर्य है, मैं ये वाला सूर्य नहीं बोल रहा, ये वाला चंद्रमा नहीं बोल रहा, ये वाला शनिचर नहीं बोल रहा, मैं ग्रह बोल रहा हूं। तो ग्रह जो हैं वो मैंने जैसे शुरू में कहा, साइको एनालिसिस करके, ठीक है, तो हर व्यक्ति का एनालिसिस कैसे किया जा सके उसके हिसाब से है। तो हर ग्रह का एक स्वभाव होता है, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। हर ग्रह की एक स्वभाव, और हर स्वभाव की एक अच्छाई, एक बुराई है, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरीके से, तो मैं जो हूं बोलता हूं ग्रह, तो ग्रह का मतलब प्लैनेट नहीं है, ग्रह का मतलब है ऊर्जा। जब मैं बोल रहा हूं सूर्य ग्रह, तो सूर्य का मतलब ये वाले की बात नहीं, सूर्य ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, सूर्य टाइप की एक ऊर्जा। अब उसे इंडिकेट तो ऐसी, भाई पहले के लोग जब ये बना रहे थे तब हम लोग तो थे नहीं, लेकिन सूरज तो तब भी थे, तो उन्होंने समझाने के लिए कैसे समझाएंगे, भाई सूर्य देवता हैं। अब रेमेडी सूर्य से जुड़ी हुई, फिर लोग कहेंगे सूर्य से जुड़ी रेमेडी क्यों माने, माननी तो वही पड़ेगी, क्योंकि तुम प्रैक्टिकली उन्हीं चीजों को देख रहे हो। जैसे किसी को कहा जाए कि तुम सुबह उठ के जो है तुम 5 बजे सूर्य के सामने जल चढ़ाओ, इससे तुम्हारा सूर्य अच्छा होगा। अब सूर्य अच्छा क्या है, राजा क्रोधी अच्छा है कि राजा शांत अच्छा है? क्रोधी अच्छा। क्रोधी अच्छा है। हाँ, तभी तो लोग राजा के पास क्रोध के साथ विवेक होना अच्छा है। विवेक जो है वो शीतलता से आता है। ध्यान करते हैं आप, शीतल होते हैं। अब इसी को अगर बताया जाए किसी व्यक्ति को कि भाई तुम्हारे थोड़ा सा जो रेमेडी में गड़बड़ ये है कि तुम्हारे ग्रहों में तुम्हारा सूर्य जो है थोड़ा गड़बड़ है, ज़्यादा थोड़ा क्रोधी हो रखा है, मैनेजमेंट नहीं आता। अब किसी व्यक्ति के पास एनर्जी हो तो उसे मैनेज करने के लिए शांति की जरूरत होती। मेरी बात समझ रहे हो? तो उस शांति को कैसे सिखाओगे? उसे सिखाओगे सुबह उठो, 5 बजे जल चढ़ाओ। अब मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में 5 बजे उठ के जल चढ़ाने की समझ बहुत कम लोगों में हो पाती। सुबह उठा ही नहीं जाता। फिर कुछ दिन तो उठा जाएगा, लेकिन कुछ दिन ठंड भी होंगे। दुनिया के किसी भी कोने में 2-3 महीने ठंड भी होगी ना। अब 2-3 महीने ठंड में सुबह तुम 5-6 बजे उठ के जल चढ़ाओगे तो इसका मतलब है तुम ठंड से भी अपने आप को परिचित करा रहे हो। तो तुम्हारी अग्नि ठंड के साथ मिलके तुम्हारे अंदर के स्वभाव को थोड़ा नियम में बांध के चलने के लिए प्रेरित कर रही। अब राजा वो भी क्या जो नियमों में ना बंधा हो? राजा तो नियम में चलेगा। दुनिया को नियम देना चाहता तो खुद भी तो नियम पालन करे। तो ये रेमेडी है। तो ग्रहों से समझ में आता है कि आपके अंदर ऐसा है, लेकिन बाहर के प्लैनेट से एग्जाम्पल बनाते हुए एक आदमी को आसानी से रेमेडी बना के उसको ठीक किया जा सकता है। तो जो मैं कह रहा हूं तो ग्रह ठीक है, लेकिन जब रेमेडी के रूप में होंगे तो प्लैनेट्स, क्योंकि रेमेडी तो मेटलर्जिस्टिक है ना। जब मेटलर्जिस्टिक है तो निश्चित ही वो मैटर का उपयोग होगा। तो मैटर में तो तुम वही मानोगे जो दिख रहा है। लोग यही समझते हैं कि प्लैनेट्स हैं, ये सूर्य, ये मरकरी, ये ना ना ना, ये तो देखो फिर समझाने के लिए बहुत अच्छा है। समझाने के लिए साइंस के तल पे बहुत समझाया जा सकता है कि बेस तो हमारा सब सूरज है, ये है वो है, लेकिन ये बहुत
ज्योतिष इतना छोटा नहीं है कि 9 ग्रहों में समाहित हो जाए। ये पूरा यूनिवर्स, मिल्की वेव्स और जितनी भी ये सब चीजें, ये सब ज्योतिष में आ जाती हैं। अब वहां पे भी एक सूरज होगा कोई जो सबसे बड़ा वाला होगा। अब वो वैज्ञानिक भी कहेंगे हाँ ऐसे सूरज हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो फिर कौन से सूरज की बात हो रही है? सूर्य की एनर्जी की बात हो रही है। अब सूर्य राजा है, अब राजा के पास तुम जाओगे जल जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं भाई जो ऑफिसर होते हैं वो हर एक से दोस्ती क्यों नहीं करते? वो सिर्फ विद्वानों से दोस्ती करते हैं। करते नहीं करते? आप किसी ऑफिसर साहब के लोग देखना, उनकी दोस्ती ऐसे सड़क पे चलते रिक्शे वालों से होती नहीं होती। उनकी दोस्ती होती हमेशा विद्वानों से। वो अपने पास में विद्वान बैठालते हैं। अब यही चीज ज्योतिष में लिखी गई है कि एक सूर्य जो होगा वो सबसे ज्यादा मानेगा बृहस्पति की। बृहस्पति वही जो ज्ञानी है, तो वो ज्ञानी को वो बैठालते हैं। उनकी उन लोगों से नहीं जमती जो कि अब जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिसर हो, तो ऑफिसर अपने पास ऐसे बैठा लेगा जो कि आदमी अय्याशी करता हो, जो आदमी शराब पीता हो, उसको बैठा लेगा? नहीं बैठा लेगा। तो शुक्र ग्रह को नहीं बैठा लेगा पास में। और तो शुक्र से लड़ाई चल रही सूर्य की, ये तो एस्ट्रोलॉजी में कितने हजार साल पहले लिख दिया गया था, तब जज बने भी नहीं थे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लैनेट्स इज डिफरेंट, ग्रह डिफरेंट, लेकिन फिर वही बात, ग्रह से समझ के आपको रेमेडी देंगे तो हो सकता है कुछ प्लैनेट्स की बात हो। ये है। और इसी में क्या था और क्वेश्चन में? ये चक्र और ग्रहों का संबंध होता है। भाई चक्र और ग्रहों का यही संबंध है। देखो आपके 7 चक्र हैं, ठीक है? 7 ग्रह माने जाते हैं, उसमें 2 ग्रह हैं जिसमें राहु और केतु। ये राहु और केतु सही में ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। ठीक है? तो हर आदमी के अंदर 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों के अपने अपने स्वभाव हैं। वो स्वभाव ही तो हैं कि कौन सा चक्र कितना एक्टिव है आपका। भाई आपके 7 चक्र हैं, 7 तो एक्टिव नहीं है। हर एक तो एक्टिव नहीं है। किसी के कुछ ग्रह सोए पड़े हैं, कुछ ग्रह किसी के एक्टिव हैं, किसी के मतलब निष्क्रिय हैं, किसी के गलत तरीके से एक्टिव हैं। यही तो है। तो पूरा संबंध है। क्योंकि जो कुंडली देख के बताई जा रही है, रियल में तो वो तुम्हारे प्लैनेट्स पे कैसी छाप पड़ी, तुम्हारे कौन से चक्रा पे कौन सा प्लैनेट कितना छाप पड़ा है, वही तो मैं कह रहा था। जब बचपन में बच्चा निकलता है तो वो एक्टिवेट्स हो जाती हैं उसकी ऊर्जाएं। तो पूरा लेना देना है इसका कनेक्शन है, बहुत गहरा है। इसीलिए मैंने कहा ये धर्म का विज्ञान था, ज्योतिष धर्म का विज्ञान था। ये वास्तव में अब कोई व्यक्ति आता है किसी गुरु के पास, तो गुरु उसके चक्रों के बारे में जानेगा, चक्र स्वभाव के बारे में बताएंगे। स्वभाव से ही तो चक्र का पता लगेगा। अब कोई ऐसे व्यक्ति बैठ जाके, लो मैं बैठ गया, बताओ मेरे कौन से चक्र एक्टिव हैं? बोले भाई ये तो बड़ा मुश्किल है पता करना। तो बोले फिर? बोले तुम चलो। तो अगर चीते जैसी चाल चलेगा तो कहेंगे भाई तुम्हारा जो है वो कम से कम नाभि चक्र तो एक्टिव है, क्योंकि तुम बढ़िया चाल चल रहे हो। और तुम बातें करोगे, बातें करते करते थोड़े इमोशनल हो जाओगे तो पता लगेगा तुम्हारा हृदय चक्र एक्टिव है। लेकिन तुम हर बात पर रोने लगोगे तो पता लगेगा तुम्हारा हृदय चक्र थोड़ा खराब वाला एक्टिव है। भाई ऐसे ही तो पता लगता है। तो कुंडली देख के हमने आपके शरीर को देखा ही नहीं, हमने सिर्फ टाइम देखा कि किस टाइम पैदा हुए थे, और हमें पता लग गया कि उस टाइम पे जहां तुम पैदा हुए थे कौन कौन से प्लैनेट उस समय वहां पे किस किस एनर्जी से संबंधित थे, और उन्होंने तुम्हारे शरीर पे वो प्रभाव डाल के कौन कौन से चक्रास एक्टिव कर दिए। बस यही विज्ञान है पूरा। तो पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है। यही इसमें ये भी क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी दोनों कितना कनेक्ट है। मैंने शुरुआत इस बात से कही कि एस्ट्रोलॉजी को अगर अध्यात्म से ना जोड़ा जाए तो ये गलत दिशा में जाएगी। अब जैसे कई लोग हैं, सपोज दैट मुझसे ही कई लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि सखा जी आप जो हैं एक तरफ तो सन्यासी हो, धार्मिक हो, आप इलाज कर रहे हो, दूसरी तरफ आप पैसे लेते हो। अब ये पैसों का फैक्टर लोगों को बड़ा डगमगाता है। तो मैं थोड़ा कुछ जवाब देता हूँ। देखो परमात्मा ने हर व्यक्ति को कुछ चाह दी होती है और कुछ योग्यताएं दी होती हैं। अब चाह और योग्यता डिफरेंट हो सकती हैं।
अब जैसे मुझे चाह दी गई कि मैं धर्म की जगत में कुछ कार्य करूं, मेरी चाह है कि मैं धार्मिक लोगों को सपोर्ट करूं, और बहुत समय से चाह। अब धार्मिक लोगों को सपोर्ट करूं तो उसके लिए मैं लोगों के लिए कुंडली देखूं, ये मुझे अब हाथ लगी। लेकिन कुंडली देखने से पहले तुम सबने देखा है कि सखा परिवार बनाना, ये सब लोगों को रख के मदद करने का। अब जब लोगों को रख के मदद करना है, अब लोगों को जब अपने पास रखना है तो खर्चे हैं, हैं कि नहीं? है, उन खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस करना करना पड़ेगा। परमात्मा को पता था कि इसका स्वभाव ऐसा है। देखो, दो बातें, या तो बिजनेस करो या चंदा मांगो। चंदा मांगने का मेरा स्वभाव नहीं। हाँ, तब भी कुछ लोग देते हैं, लेकिन वो चंदा नहीं देते। मेरे को कोई ऐसे चंदा नहीं देता कि आए और गुरु जी के पैरों में पैसे चढ़ा दिए। मेरे को जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्हें मैं खुद सोचता हूँ कि अब ये पैसों की जरूरत है, मैं उनको बोलता हूँ भाई पैसे चाहिए, और उनको पता है कि जब खत्म हो जाते हैं तभी मांगते हैं स्वामी जी, वो मुझे दे देते हैं। ये बात समझ रहे हो? तो चाह मेरी है अध्यात्म में लोगों को मदद करना, स्वभाव मेरा है कि मैं किसी से मांग नहीं सकता, लेकिन परमात्मा को मेरे इन दोनों चीजों को पता था, इसीलिए उन्होंने मुझे बनिए के घर में पैदा कर दिया। अब बनिया का मतलब है जो धन कमाना जानता है, तो मैं धन कमाना जानता हूं, लेकिन धन कमा के मैं उपयोग करता हूं उन बच्चों के लिए जो धन कमाना नहीं जानते। अब मेरे पास ललित आ गया, इसे धन कमाने की कला नहीं आती, मौलिक आ गया, इसे धन कमाने की कला आती, लेकिन ये उसमें पड़ेगा तो लफड़े में पड़ जाएगा, इसलिए इसके अध्यात्म को बचाने के लिए मैं धन नहीं कमाने देता इसको, तो तू मत कमा, मैं देख लूंगा ये। तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक योग्यता है तो वो अपनी उस योग्यता का इस्तेमाल करे दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं अपनी योग्यता जानता हूं, इसीलिए अभी रजनीशपुरम के निर्माण में भी यही है कि रजनीशपुरम भी चलेगा, वहाँ लोगों की थेरेपी भी होगी, और वहाँ थेरेपी से जो धन आएगा उससे रजनीशपुरम में एक बड़ी संख्या में सन्यासियों को अध्यात्म के लिए मदद की जाएगी। ज्योतिष है, ज्योतिष की मदद की जा सकती है कि बहुत से लोगों को कुंडली देख के बताया जा सके कि भाई तुम अब घर बैठो, तुम्हारे लिए ध्यान नहीं है, तुम्हें अभी संसार में रहना है, संसार में ही जियो। और कुछ लोगों को कहा जा सकता है तुम बड़े प्यारे हो, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए तो जो भी हो सकेगा हम करेंगे। बात समझ रहे हो? तो ज्योतिष का भी देखो परमात्मा ने उपयोग है, बनिए के घर में मुझे पैदा किया, उसका भी उपयोग मालूम है मुझे। मैं सबसे पहला मैंने बिजनेस तब शुरू किया था जब मैं कॉमिक्स मेरे पास रखी होती थी, और आज ही कल का समय था जब दिवाली के दौरान हमारे घर में सफाई हो रही थी, तो मेरी माँ ने सारी कॉमिक्सें निकाल के कहती इसे बेच देते हैं। कॉमिक्सें मेरे पास 200-250 थी। अरे मैंने कहा ये बेचना नहीं, मैं सब उठा के ले गया, और मैंने अपने जो पिता का जो वो था कोल्ड डिपो था, तो वहाँ पे ले जाके रखी। अब खाली रखी भी बुरी लग रही थी, तो हमारे एक नौकर था देवसरन, उसने क्या किया, सुतलियाँ बांध बांध के और उस पर टांग दी। और वहाँ से फिर एक बच्चा आया, उसने कहा कि हम तुम्हें 25 पैसे देंगे, हमें एक पढ़लेन दो। वो बिजनेस का आइडिया आ गया। हमने तो बहुत अच्छा बचपन से पैसा कमाया। हमने फिर बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना ली थी। हम 6 में पढ़ते थे, और उस समय हम 70-80 रुपये कमा लेते थे रोज के। तब 70-80 रुपये सपना होता था किसी का देखना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप समझें। हर व्यक्ति के अंदर एक योग्यता होती है, लेकिन उस योग्यता का इस्तेमाल क्या वो जगत कल्याण के लिए करता है कि नहीं करता है। और अंत में आपकी बातें, पता नहीं प्रश्न खत्म हुए कि नहीं हुए, लेकिन अंत में मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। 9 ग्रह हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि सभी ग्रह धार्मिक ग्रह हैं। ग्रहों में आपस में लड़ाई है वैचारिक, लेकिन धर्म की ओर सब बात करते हैं। ज्योतिष कोई भी तुम्हें रेमेडी में कभी किसी का नुकसान करना नहीं सिखाता। क्या ये बुरी बात है? ज्योतिषों की जितनी भी रेमेडी है उसमें ये राहु के संबंध में भी और केतु के संबंध में भी जो रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज हमेशा लोगों का कल्याण करने की रेमेडीज हैं। अब राहु एक राक्षस था, लेकिन जिस समय उसने अमृत पिया वो देवता हो गया। इसीलिए जो राक्षस रह चुका हो वो जब देवता हो गया तो इन अर्थों में वो खतरनाक हो गया कि उसे तुम्हारे समाज की बदतमीजी भी पता है। अब राहु जो कि था राक्षस लेकिन देवता हुआ, तो उसे जो देवता पसंद आते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और राक्षस जो होते हैं
उनको वो सिखाता है कि भाई सही काम करो, देवता हो जाओ। इसीलिए जो लोग धोखा देते हैं उनका राहु बहुत बर्बाद करता है उन्हें। राहु का जब समय आता है ना, तो जितने लोगों ने जीवन में धोखे दिए उन सबकी ऐसी मिट्टी पलीत करता है कि पूछो मत। इसीलिए 9 के 9 ग्रह धर्म सिखाते हैं, जगत कल्याण सिखाते हैं। अब रेमेडीज क्या होती हैं? चींटियों को खाना खिला देना गलत रेमेडी है। कौओं को भोजन खिला देना। ऐसे कोई पोस्ट डाल दे कि गर्मी बहुत हो रखी है, अपने छतों पे पानी का वो रखो, तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन जब पंडित कहता है कि भाई ये समय आया है, कौओं के लिए थोड़ा खाना रख दो, ये तुम्हारे पितृ होते, तो बड़ा बुरा लग जाता है। गलत सिखाया क्या उसने? क्या ये सिखाया गुलेल लेके छत पे खड़े हो जाओ और जो भी कौवा देखे उसे टपकाओ, ऐसा कुछ कहा? तो फिर इसमें क्या बुरी बात है? तुम्हें तो सब अच्छी चीज सिखा रहा, गरीबों को कपड़े देना सिखा रहा, गरीबों को भोजन करना सिखा रहा, नवदुर्गों पे बालकों के पैर छूना सिखा रहा, वरना बच्चों को तो थप्पड़ आते हैं सब। अब जो आदमी मोहल्ले में बच्चों को थप्पड़ मारता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाए नवदुर्गों में जाके इन्हीं बच्चों को बुलाओ, हनुमान आएगी, इनके पैर छुओ, तो हो सकता है कि वो मोहल्ले में एक व्यक्ति जो क्रोध कर रहा था, वो मोहल्ले की ही 9 लड़कियों को और एक हनुमान बुला के उसके पैर छुए, तो किसी दिन थप्पड़ मारते वक्त याद आएगा, यार इन्हीं को तो हम बुलाते हैं, इन्हीं को देवता पूजते हैं। तो ये इनमें बुराई कहाँ से है? मुझे समझ में नहीं आता इसमें गलत क्या है। भाई किसी को भी कहीं पे भी ऐसी रेमेडी तो नहीं बताई ना नुकसान देने वाली। पेड़ों पे पानी डालो, पीपल का पेड़ लगा दो, ऐसा तो नहीं कहा था ना कि कांटे बोआओ जाके दूसरे घर के बाहर। पीपल का पेड़ लगाने को बुलाया। पीपल का पेड़ 24/7 जो है वो ऑक्सीजन देता है। और किसी पेड़ के बारे में क्यों नहीं बोला? बबूल का पेड़ क्यों नहीं बोने को बताया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है? तो भाई ज्योतिष को गाली देने से पहले समझो। और जो लोग ज्योतिष को गलत बताते हैं कि बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो डॉक्टरों की बातें वो सब बताते हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, क्या डॉक्टर की कोई भी दवाई ऐसी हो सकती है जो 100% लोगों पे काम करे? नहीं ना। तो ज्योतिष में भी अगर 2-4 जगह गड़बड़ हो जाती है तो इसमें इतना क्या? देखो, हमेशा ध्यान रखो, जो 2 तरीके की चीजें हैं। यूं तो अभी टेलीस्कोप में देखो, उसमें देखोगे ना जो माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में तो तुम्हें हर चीज में कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखेगा। लेकिन जनरली हमारे यहाँ बचपन में 2 बातें पढ़ते थे, सजीव और निर्जीव। जैसे एक कुर्सी है, हाँ। ये रखी हुई है तो ये निर्जीव है, और मैं इस पे बैठा हुआ हूं, मैं सजीव हूं। तो सजीव पे कोई भी नियम 100% लागू नहीं होते, क्योंकि सजीव के साथ क्वांटम फिजिक्स वाली थ्योरी काम करती है। कभी मूड होगा तो मैं खा लूंगा, कभी मूड होगा तो मैं नहीं खाऊंगा। हर समय मुंह में डाल दोगे मैं खा लूंगा, ऐसा नहीं है। समझ गए? लेकिन इसके साथ है कि मैं बैठूं कि तुम बैठो, ये किसी को इनकार नहीं करती। लेकिन सोचो ये चलने लग जाए, इसके पैर भी, इसका मूड भी अगर काम करने लग जाए, तो हो सकता है कोई इस पे बैठे आके और ये पीछे खसक जाए। तो सजीव पे नियम लागू होते हैं, वो 100% नियम होते हैं। वो बहुत कम नियम होते हैं जो सजीव पे लागू होते हैं। वो क्वांटम फिजिक्स जैसी बात है, कभी लागू होंगे कभी नहीं, लेकिन नियम है। क्वांटम फिजिक्स भी नियम है, बस ये है अभी पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आया, लेकिन नियम तो है। लेकिन निर्जीव पे नियम लागू होते हैं। इस कुर्सी को रख दो, बिना कोई इसे मतलब धक्का दिए, धोखा दिए, हवा ना आए, कुछ ना आए, तो ये कुर्सी ऐसे ही रखी रहेगी। हाँ, बहुत हल्का हल्का प्रभाव, गर्मी पड़ती रहे, धीरे धीरे इस कुर्सी की प्लास्टिक, वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है? तो सजीव और निर्जीव से हमें समझना पड़ेगा कि कैसा रिएक्शंस क्या होता है। जीवित व्यक्ति पे अलग रिएक्शंस होंगे, मृत शरीर पे अलग रिएक्शंस होंगे। ठीक? आज इतना ही।